हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग फिर से आपका एक न्यू सेट पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग 13 दिसंबर के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। और अब तक हम लोगों ने 13 दिसंबर का एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया था। तो आज हम लोग 13 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ आज होगा हमारा सेट नंबर 50। तो फाइनली हम लोग 50 सेट तक आपका पहुंच चुके हैं। और यहाँ पास आज मैं आपको हल्का से कुछ बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सीरीज़ में से एक मेरा ये सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस सीरीज़ को पसंद किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपना प्यार सपोर्ट मुझे दिखाया। तो यहाँ पास मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा। बस इसी तरीक़ा से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। और साथ में मैं एक चीज़ और बोलूँगा, जितने लोगों ने भी इस सीरीज़ को पूरे शिद्दत से फॉलो किया है, ठीक है, पूरे ईमानदारी से जितने लोगों ने भी इस सीरीज़ को फॉलो किया है, तो उनको अब तक पता चल गया होगा मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराया हूं, जो आपके ग्रुप डी में जितने भी शिफ्टों में पूछे गए थे, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ठीक है। आज मिला के मेरा 50 सेट कंप्लीट होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अब आप कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने उस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं कराया। मैंने आपको हर एक टाइप का मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। तो ये तो केवल ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपको साथ में एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, साथ में एसएससी के मैंने आपको कई सारे एग्जाम के प्रीवियस पेपर का सॉल्यूशन कराया हूं। तो आपको लगता है कि इससे कुछ भी बाहर जाएगा? नहीं जाएगा बाहर। बस आप लोग अब प्रैक्टिस करो जितना हो सके, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। अब आपको केवल प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। जितना हो सके प्रैक्टिस करो। पेपर जिस भी दिन होगा उस दिन आप, मुझे पूरा यकीन है, आप उस दिन फोड़ दोगे, ठीक है। तो बस आप अपने तरफ से प्रैक्टिस करो जितना हो सके। और बचे हुए जो भी है, अगर मुझे लगेगा तो कुछ सेट में आपको और सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि कुछ 1 या 2 दिन के सेट पेपर आपके बच गए हैं, जो उस दिन का मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन नहीं कराया हूं। तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। बट जितने भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे, वो सारा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेट को यहां पर फिर से कंटिन्यू करता हूं, बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा मेरा आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग इसको ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। और एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप पूरे यूट्यूब में खोज लेना, आप पूरे यूट्यूब में खोज लेना, जिस तरीका से मैंने आपको आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन कराया हूं, वो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो सिस्टमेटिक ढंग से मैंने आपको कराया है, पूरे अपने हिसाब से, हर एक मंथ का मैंने एक एक टाइप से क्वेश्चन मैंने उठा उठा के उस शिफ्ट का मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो वैसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कहीं मिलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। पहला क्वेश्चन में आपसे कॉट एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपसे कॉट एक्स का मान पूछ रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस एक्स को आप यहाँ लेके चले जाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ साथ में। तो ये हो गया मेरा √3 माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप देखो, कॉस एक्स को मैं नीचे लेके ला सकता हूँ, तो यानी आपका ये क्या हो जाएगा, 3 tan x हो जाएगा और इक्वल टू √3 + 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग नोटिस करना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 3 tan x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, √3 + 2 आ गया। आपसे क्या वैल्यू पूछा था, कॉट एक्स का वैल्यू पूछा था। हम लोगों को पता है 1/cot x क्या होता है, tan x होता है, और 1/tan x क्या होता है, cot x होता है। अगर मैं इस tan x को cot x में बदल दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, इसको देखना। अगर मैं इसको बदलना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/cot x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + 2 हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो मेरा cot x का वैल्यू क्या आ गया, 3/√3 + 2। बोलो इतना आया कि नहीं आया। अब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं। अब यहाँ पर आप समझ चुके, यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज समझना, कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पर मेरा क्या वैल्यू आया कॉट एक्स का, कॉट एक्स इक्वल टू 3/√3 + 2 है। मैं इसको हटाता हूँ, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। यानी कॉट एक्स का वैल्यू आपका आया है 3/√3 + 2 आया है। अगर यहाँ पर आप कॉन्जुगेट करोगे तो यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस किया, यहाँ पर देखो √3 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, 4 का 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो जब 3 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर गड़बड़ आप कर दोगे। अगर आप इस हिसाब से बनाओगे तो फिर आपको आंसर में आपको दिखने नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, 3/2 + √3 करना।
अब कंजुगेट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे आपका क्या बनना है, 1 बनना है। तो ये चीज़ देखते साथ पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 × 6 और माइनस 3 × 3 √3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, खाली हौज भरने की 2 पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए 5 घंटे में खाली हौज का 1/2 क्षमता का अकेले भर सकता है। पाइप बी 9 घंटे में खाली हौज का 3/5 क्षमता को अकेले भर सकती है। दोनों पाइप अपने अपने ढंग से बराबर पाइपिंग करते हैं। दोनों पाइप अपने अपने संबंधित बराबर ढंग से एक साथ पाइपिंग करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार खाली हौज को कितने घंटे में भरेगा। देखो ये क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट बाकी क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। नॉर्मली क्या बोल रहा है कि कोई आपका एक हौज है, मान लो कोई टंकी उनकी है, 2 पाइप है। पहला पाइप के बारे क्या बोला है कि पहला पाइप उस टंकी का मतलब उस हौज का आधा क्षमता, यानी आधा क्षमता मतलब समझ रहे हो, उस टंकी का आधा टंकी को भरने में वो 5 घंटे का समय लेता है। यानी समझ गए, यानी कोई पाइप लगा हुआ, इसका आधा क्षमता यानी टंकी का आधा पार्ट को भरने में वो 5 घंटे का समय लेता है। तो आप समझ गए, अगर आधा टंकी को भरने में अगर वो 5 घंटे ले रहा है तो पूरा टंकी को भरने में कितना लेगा, तो 10 घंटे लेगा। ये तो क्लियर है। उसी तरीका से पाइप बी के बारे क्या बोला है कि वो 9 घंटा लेता है, कितना भरने में, 3/5 क्षमता को भरने में। यानी इस टंकी का 3/5 भाग को भरने में केवल 9 घंटे का समय ले रहा है। तो यहां से आप समझ सकते हो 3/5 भाग मतलब समझ गए, टोटल अगर आपका 5 है तो वो केवल 3 को भरने में 9 घंटे का समय ले रहा है। 3 को भरने में केवल अगर 9 घंटे का समय ले रहा है, यानी 3 गुना ज़्यादा समय ले रहा है, तो 5 को भरने में टोटल कितना समय लेगा, 15 समय लेगा। यानी आपको यह भी पता चल गया कि बी पाइप अगर पूरा टंकी को भरना चाहेगा तो 15 घंटे में भर देगा। तो बस खत्म, क्वेश्चन यहीं पर आपका खत्म हो चुका है। यानी ए के बारे पता चल चुका है आपको कि ये 10 घंटा लेगा और बी आपका 15 घंटा लेगा। अब इस क्वेश्चन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको टोटल वर्क निकाल के एलसीएम लेके बनाना तो बना दो, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला भी जानते हो, 10 × 15/25। ये सब डायरेक्ट दिमाग में इतना कुछ आपका हो जाना चाहिए। 5 से काटोगे 3 बार में, यानी 3 × 2 = 6 घंटे लगेंगे। क्लियर, वरना आप टोटल वर्क निकाल लो 30, इसका मतलब ये आपका 3 काम करेगा, ये आपका 2 काम करेगा, दोनों मिल के आपसे पूछा था। तो यानी 3 × 2 = 5, 5 से करोगे तो 6, जैसा चाहो वैसा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक सीढ़ी गली की तरफ से भूमि से 28 मीटर ऊपर एक खिड़की तक पहुंचती है। इसके बाद के एक बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 45 मीटर ऊंची एक खिड़की तक पहुंचने के लिए सड़क की दूसरी ओर घुमाया जाता है। यदि सीढ़ी की लंबाई 53 मीटर है तो सड़क का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ, ये मैंने आपको इससे पहले भी कराया है कि नहीं कराया है, ग्रुप डी में ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों खिड़की का ऊंचाई देख लो जमीन से कितना है, एक आपका 28 मीटर ऊंचा पर है और एक आपका खिड़की 45 मीटर ऊंचाई पर है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दोनों को जोड़ दो, 28 और 45 73 मीटर। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बनाने का भी जरूरत नहीं है। कैसे हो रहा है ये चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। मान लो ये खिड़की एक ठो हो गया और एक खिड़की मान लो इस जगह पर है, ठीक है। सीढ़ी आपका एक जगह यहाँ पर लग रहा है और ये आपका सीढ़ी मान लो इस तरीका से लग रहा है, ये पूरा सड़क हो गया। तो बस अब आप समझ चुके हो, आपको सीढ़ी का लंबाई दे रखा था 53, यानी ये मान लो 53 है और यही सीढ़ी अब इस साइड रखा गया खिड़की पर, तो ये भी 53 हो गया। खिड़की का लंबाई क्या बोला था जमीन से, एक आपका 28 मीटर पर, एक आपका 45 मीटर पर। तो इसको मान लो 45 पर है और ये मान लो 28 पर है। अब आप जानते हो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लग चुका है। तो देख लो ना यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ये देखो ना 45 53, तो ट्रिपलेट क्या के साथ बनाएगा, 28 के साथ ही बनेगा। ये 53 है, ये 28 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट किसके साथ बनाएगा, 45 के साथ बनाएगा, क्योंकि 45 53 28, 53 28 45, तो घुमा फिरा के बात वही पड़ गया। यानी 28 और 45 को ही केवल आपको जोड़ना था। तो ये चीज़ आप देख के ही आप बता सकते थे भाई आंसर क्या होगा, 28 और 45 73। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब आप लोग, राम अकेला 24 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, लेकिन सुनील इसी अकेला करने के लिए 3 गुना समय लेगा। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन राम को काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। तो शुरुआत से ही काम पूरा करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिन की संख्या कितनी होगी, बताओ। तो ये हो गया, राम आपका 24 दिन लेता है और सुनील उससे 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, यानी 72 दिन लेगा। टोटल वर्क आपका 72 आ चुका है। 72 मतलब ये आपका 3 काम कर रहा है और ये आपका 1 काम कर पाएगा उस हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि राम को काम छोड़ना पड़ता है 8 दिन पहले।
तो राम को बेचारा काम छोड़ना पड़ता है 8 दिन पहले। तो इसका मतलब सुनील एक काम जो कर सकता था वो 8 दिन अकेला काम किया होगा, क्योंकि राम काम छोड़कर चला गया था 8 दिन काम होने का पहले। तो यानी वो 8 दिन अकेला सुनील ही काम किया होगा, और सुनील एक दिन में एक काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा, 8 काम कर पाएगा। यानी 72 टोटल काम हो गया, 72 में से 8 काम अकेला सुनील किया है, तो बचा कितना काम, 64 काम। अब ये 64 काम दोनों लोगों ने मिलके किया होगा, तो दोनों लोग मिलके कितने काम करेंगे, 4 काम करेंगे। यानी आपका टोटल 16 दिन यहाँ लगेगा उसको, और 8 दिन अकेला सुनील को यहाँ लगेगा। यानी टोटल कितने दिन लगे, 16 और 8 24 दिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसको ट्राई करो, बताओ उसका आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर बनाना नहीं है, यहाँ पर पेन एकदम भी चलाने का जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा दिमाग चलाओ और फिर आंसर बताओ। मैं इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है उनका मैथ वीक है। तो देखो मैथ वीक आपका तभी है जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि आपका मैथ वीक भी है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखो बस पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद डबल, पॉइंट के बाद ट्रिपल, पॉइंट के बाद 4 टाइम डिजिट है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव में है, बाकी वैल्यू नेगेटिव में है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि 1.6000 इतना होगा। अब उसके बाद ये 3 तो जो नेगेटिव में, इन तीनों को जोड़ो। अब तीनों को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, ये चीज़ देखते साथ देखना चाहिए कि 6 हो गया तो 6 का 6 उतरेगा, 1 और 6 यहाँ पर क्या हो गया, 7 हो गया, 0 0 और 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यानी ये भी 7 हो गया, और यहाँ पर आपका 0 और 1 ही का 1 हो गया, यानी ये आपका हो गया। अब आप इसको लेस कर दो, 10 से 6 जाएगा 4, 9 से 7 जाएगा 2, 2 5 से जाएगा 4, यानी 1.4224, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर अब मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको पूरा करने का जरूरत नहीं था, आपको केवल अपने दिमाग में यही 2 डिजिट तक आपको होल्ड करके देखना था, फिर आपको पता चल रहा था आपका आंसर क्या है। समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, छोटा सा फिर से ट्रिग्नोमेट्री है। आपको x का मान पूछ रहा है और x का वैल्यू क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 0 का बराबर भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर देन भी होगा, और यहाँ पर बोला 90 डिग्री से लेस देन होगा। तो ये बताओ, तो जब 90 डिग्री से लेस देन होगा तो इसका मतलब x का वैल्यू तो 90 डिग्री होना ही नहीं चाहिए, जो कि आप पहले ऑप्शन में काट सकते हो बिना बनाए। अब इस टाइप का क्वेश्चन में आप जैसा चाहो वैसा बनाओ। अगर आपको मन करता है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन पुट करके देख लो, या तो फिर बनाने का मन है तो बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको केवल क्या दे रखा है, -0.25। तो 0.25 मतलब हम लोग समझते हैं 1/4 होता है, यही चीज़ आपको माइनस में दे रखा है। अब बस बना लो, यहाँ पर ऑप्शन से पुट करना है तो ऑप्शन से पुट कर लो, या तो फिर आप बना भी सकते हो, कुछ बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स है और ये sin स्क्वायर एक्स है, तो किसी को भी किसी एक फॉर्म में चेंज कर लो। तो यहाँ पर मैं साइन के फॉर्म में चेंज कर ले रहा हूँ, यानी क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर एक्स हो गया और ये आपका -1/4 हो गया। अब आप देखो ये क्या हो गया, -2 sin स्क्वायर एक्स हो गया और ये -sin स्क्वायर एक्स हो गया, यानी आपका क्या हो जाएगा, -3 sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा। तो 2 को मैं एक काम करता हूँ, 2 को वहाँ भेज दे रहा हूँ, तो -1/4 और ये माइनस का क्या हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 2। अगर आप देखेंगे माइनस को अगर मैं दोनों जगह गुना करूँगा तो ये पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। अब आप देख सकते हो 4 2 8 और 9/4, 9/4, और ये 3 है, 3 से काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी sin स्क्वायर एक्स निकल के आ गया 3/4। यानी आप कह सकते हो sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब आप जानते हो sin x का वैल्यू, sin का वैल्यू √3/2 कितने एंगल पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, फिर से एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मास को देखना है आपको, और मैं बता चुका हूं जितना भी बड़ा क्यों ना कैलकुलेशन आपके पास मिल जाए, आप ब्रेकिंग रूल को अपनाओ, आपसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व हो सकता है। ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, बात खत्म। 2 का 4, 4 से काटोगे 3, और 8 3 11, और 11 में से 2 जाएगा 9। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, तो उसकी गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। बताओ, तो 2 घंटे में अगर तय कर रहा है 36 किलोमीटर, तो इसका मतलब स्पीड कितना हो गया, 36/2, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो गया। अब आप जानते हो अगर कोई भी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा का है तो मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है 1 किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है, 5/18
मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो यही 18 को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर बोला है कि 155 मीटर लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 765 मीटर लंबा पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति बताओ क्या होगा। तो ट्रेन का गति यानी स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। हम लोग जानते हैं, अगर इसके कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, तो पुल का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, बस हो गया। अब आपसे स्पीड पूछा था तो मैं डिस्टेंस में क्या लिखूंगा, 155 प्लस 765 यानी 5 5 10, 6 5 11, 1 12 और 7 8 1 9 यानी 920/46 सेकंड का समय लगता है। तो काटोगे तो क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में आपको किलोमीटर में दिख रहा है, तो हम लोग जानते हैं 20 मीटर पर सेकंड क्या होता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होता है। तो यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहां भी अगर आप चेंज करने लगोगे तो फिर समय तो आपका लग ही जाएगा। 18 चौके 72। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। माफ कीजिएगा। चलो यहां पर क्या बोला है, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। यानी आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन का मतलब कि कौन सा इसमें से आपका एक स्क्वायर रूट है जो कि आपका एक रैशनल नंबर है, ये आपको बताना है। तो बताओ इसका स्क्वायर रूट चेक करके देख लो कि कौन सा आपका इसमें से रैशनल नंबर होगा। अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते होंगे 2, 3, 7 और 8, अगर ये 4 डिजिट अगर कोई भी नंबर के लास्ट में अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। 2, 3, 7 और 8, अगर जिस भी नंबर के लास्ट में अगर ये 4 डिजिट आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ना तो ये किसी का स्क्वायर है, ना ये किसी का स्क्वायर है, ना तो ये किसी का स्क्वायर है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखेगा, ये किसी का ना किसी का स्क्वायर होगा। अब किसका स्क्वायर होगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इतना पता चल गया ये नंबर आपका किसी का स्क्वायर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, रैशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। यहां पर आपको चेक भी करने का जरूरत नहीं था आपको उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए हो सकता था यहां पर आपको ऑप्शन में एक आपको 5 आपको यहां दे देता, फिर क्या करते आप चेक करते कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है। जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होता तब मेरे जाके वो आंसर होता, पर यहाँ पर इतना करने का कुछ था ही नहीं। आपको केवल देखना था कि कौन इस यहाँ पर स्क्वायर रूट में देख लो तो ये ऐसे ही कट गया कट गया कट गया, यानी किसी का स्क्वायर नहीं तो मतलब वो इरेशनल नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद डबल डिजिट, पॉइंट के बाद 3 टाइम डिजिट है, पॉइंट के बाद 4 टाइम डिजिट है। अगर आप देखोगे सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम डिजिट, अगर आप सबको ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ पॉइंट के बाद आपका 4 डिजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुझे दिख गया यूनिट डिजिट में आपका 5 है, बाकी तो किसी में है ही नहीं 4 डिजिट का। यानी आप समझ गए, यानी वही मेरा आंसर होगा जो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको दिखे। अब बताओ ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, नहीं केवल यही आंसर होगा बिना बनाए। समझ गए बात को। वरना अगर कोई एक और डिजिट होता जो कि आपका 4 डिजिट होता, अगर उसका भी यूनिट डिजिट 5 होता तब फिर इस चीज का ध्यान हम लोग रखते हैं, मगर यहाँ पर तो उतना कुछ देखना ही नहीं था मुझे। चलो एक क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन से है, इसको ट्राई कर लो। क्या बोला, ऊपर दिए गए आंकड़े एक कक्षा में महीनों के अनुसार छात्रों का जन्मदिन को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि कोई क्लास है जिसमें नंबर ऑफ जो जितने भी लोग हैं उनका बर्थडे को आपका दिखा रहा है ये आपके ग्राफ में। जैसे कि अगर आप देखोगे जनवरी में 2 लोगों का बर्थडे था, फरवरी में 6 लोगों का बर्थडे था, तो ये टोटल पूरे महीनों में आपको दिखाया गया है कि किस मतलब कौन से महीने में कितने लोगों का बर्थडे था। ठीक है, समझ गए, ये आप समझ आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिन छात्रों का जन्मदिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में आता है तो उनका प्रतिशत क्या है। अच्छा, यानी आपसे उनका परसेंटेज पूछ रहा है जिनका बर्थडे इन 6 महीनों में आता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मैं काउंट करता हूँ, ये 2 लोग यहाँ से हो गए जनवरी में, फरवरी में 6 लोग हो गए और मार्च में 8 लोग हो गए, यानी 8 6 14, 14 2 16। फिर यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 2 8 10 और 10 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 2 12, यानी आपका यहाँ 12 हो गया, यानी 6 2 8 और 1 1 2, यानी 28 लोगों का जन्मदिन इन 6 महीने में आता है। तो उन्हीं का परसेंटेज पूछा था पूरे साल का। तो अब देख लो पूरे साल में कितने लोगों का जन्मदिन आता है, तो हम लोगों ने 6 महीना पहले ही काउंट कर लिया, 28 है, 3 साल पहले का और 3 साल बाद का, हम लोग केवल इन बीच में का 6 महीने का काउंट करते हैं। तो 6 यहाँ हो गया,
6 2 8 हो गया, 8 8 16 हो गया, 16 4 20 और 20 और 6 26 और 26 और 10 36, यानी 36 और जोड़ दो, 8 6 14, 3 2 5 6, यानी टोटल 64 लोग आपके क्लास में है और उसमें से 28 लोगों का परसेंटेज पूछा है पूरा क्लास में से। बस यही हो गया, यानी 28/64। मैं इसको हटाता हूँ, 28/64 का ही तो आपसे पूछा है परसेंटेज में। तो 7 से काट लो, नहीं 4 से काटो, 4 से काटोगे 7 चौके 28 और 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे 25, यानी 25 गुना 7 कितना होता है? 175 होता है। 175/4, 175/4 हम लोग जानते हैं 44 गुना 4 कितना होता है? 176 होता है। 176 नहीं है, केवल एक कम है, यानी परसेंटेज में भी क्या होगा? 0.25 कम होगा, यानी 43.75। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है? एक त्रिकोण ABC में बिंदु X एवं बिंदु Y क्रमश भुजा AB एवं भुजा AC के इस प्रकार है। XY BC के समांतर है। XY की लंबाई BC के लंबाई का 2/5 गुना है। त्रिकोण AXY का क्षेत्रफल और त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? बताओ बताओ यार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका आंसर तो देख के बता सकते हो कि 4/25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे? अब ये देखो, यहाँ पर नॉर्मली क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है ABC, ये मान लो A हो गया, ये B हो गया, ये C होगा। आपको क्या बोला है कि 2 पॉइंट X और Y जो कि साइड AB और AC पर है, यानी यहाँ पर आपका X पॉइंट हो गया और ये आपका Y पॉइंट हो गया। अब आपको साथ में हिंट क्या दे रखा है कि XY BC का समांतर है, यानी XY आपका पैरेलल है BC का, ये भी आपको पता चल गया। अब आपको साथ में क्या बोला? XY की लंबाई BC के लंबाई का 2/5 गुना है, यानी XY की लंबाई BC का लंबाई का 2/5 गुना है। इसका मतलब अगर ये 5 है, ये पूरा साइड अगर 5 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पास आपसे क्या पूछा? त्रिकोण AXY का क्षेत्रफल और त्रिकोण ABC का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ क्या होगा, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। तो बताओ क्या करोगे? सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा दो। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग जानते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा? उनके साइड का स्क्वायर का रेशियो के बराबर होगा। तो बात खत्म, कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दो बस। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? 2 का 4 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन है। इसको देखो किस तरीका से बोला गया। यहाँ पर बोला उपरोक्त तालिका विभिन्न राज्यों का एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, उपस्थित और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण का वर्णन करती है। जैसे कि देख सकते हो ये हर स्टेट का, जैसे कि 2000, 2001 और 2002, तो ये हर स्टेट में आपका अलग अलग राज्य का आपको दिखाया गया है कि कितने लोग स्टूडेंट आपके एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं और कितने लोग उसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये राज्य ए, यानी स्टेट ए में आपका टोटल कितने कैंडिडेट आपका अपीयर हुए थे? 1452। उसमें से कितने लोग पास हुए? 1200 लोग पास हुए हैं, यानी बचे लोग फेल हो गए। समझ गए? ये आपका डेटा आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2001 में राज्य बी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ। तो 2001 का बात कर रहा है, राज्य बी का बात कर रहा है, तो हम लोग स्टेट बी में देखेंगे और 2001 का बात कर रहा था तो 2001 में चेक करेंगे। तो 2001 में टोटल आपके 2000 लोगों ने परीक्षा दिया था, जिसमें से आपका 1586 लोगों ने पास किया था एग्जाम को, बाकी लोग आपका लुढ़क गए थे। तो यानी आपका उसी का परसेंटेज पूछा है, तो 1586/2000 सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था ही क्या आपका? 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट लो, 2 से काटेंगे पहले एक बार, क्योंकि 10 से तो हम लोग डिवाइड करना जानते हैं। तो 7 2 14, 9 2 18, 18 और 3 2 6, यानी 79.3% होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में फेल का भी पूछ सकता था, तो फेल क्या होगा? जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हो, जितने लोग पास हो रहे हैं, तो बचे कितने लोग होंगे? वो फेल होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 और 175 मतलब 56 और 175 का महत्तम संप्रवर्तक 7 है, तो इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम संप्रवर्तक ज्ञात करें। यानी आपसे एलसीएम पूछ रहा है। अब देखो ये कोई दो नंबर 56 है और 175 है, जिसका आपको एचसीएफ दे रखा है 7। अगर एचसीएफ अगर आपको 7 दे रखा है तो आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा, ये नंबर क्या होगा? कहीं ना कहीं 7 गुना 8 होगा। ये नंबर भी क्या होगा? 7 गुना 25 होगा। बस खत्म हो गया यार। आपसे पूछा एलसीएम, तो एलसीएम में क्या हो गया? एचसीएफ इंटू जो भी नंबर आपका होगा। तो यहाँ 25 और 8,
इसका एलसीएम क्या होगा, 25 और 8 का एलसीएम 200 होगा, और 200 गुना 7 1400, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेबल को 9600 रुपये में बेचने पर बढ़ई को 20% का नुकसान होता है। 20% का लाभ पाने के लिए उस टेबल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, बताओ जल्दी से। अब देखो 9600 रुपये में बेचने पर 20% का अगर नुकसान हो रहा है तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका मतलब ये 80% का मूल्य आपको दे रखा है 9600, तो 100% का मूल्य क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ये बिना बनाए आपके दिमाग में इतना दूर तक आ जाना चाहिए था। अब बोला 20% का लाभ, तो 20% का लाभ अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा था 120% का वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन में, तो 120% का वैल्यू यानी 12 12 144, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें लाभ मतलब देखो इसमें पूछा था कि वो 20% का लाभ अगर उसको चाहिए तो टोटल कितने में बेचना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है केवल उसको लाभ कितने का मिलेगा 20% में, तो फिर वो 12,000 का मतलब जो है उसका डायरेक्ट आप 20% निकाल सकते थे। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, ए का वेतन हमेशा बी के वेतन का एक निश्चित भाग था। जब ए ने 931 रुपये अर्जित किए तो बी ने 1064 रुपये अर्जित किए। यदि बी ने 1880 रुपये अर्जित किए हो तो ए ने कितने रुपये अर्जित किए, बताओ। यानी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए का वेतन हमेशा बी का वेतन का एक निश्चित भाग था, यानी ए का इनकम हमेशा बी का इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट था। ठीक है, अब जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि ए का इनकम अगर 931 रुपया है तो बी का इनकम 1064 रुपया है। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोल रहा है कि अगर बताओ अगर बी का इनकम को अगर 1880 रुपये कर दे तो ए का इनकम क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो आप समझ गए, यानी जो ए का इनकम है वो बी पर डिपेंड कर रहा है। अगर बी का इनकम 1064 है तो ए का इनकम 931 रुपये था। अब बी का इनकम को अगर हम 1880 रुपये कर दे तो ए का इनकम क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये इसका कितना टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। जितना टाइम्स ये ज़्यादा होगा उतना टाइम्स हम इसको भी ज़्यादा कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी 1880 बटा 1064, यानी इतना टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब मुझे को निकालना किसका था, ए का निकालना था, यानी 931 से अब गुना कर देंगे, बात खत्म। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करो, तो 8 से काट लेते हैं क्योंकि कट जा रहा है। 8 से काटेंगे तो 8 कम 8, 2 और 6 यानी 8 या 24, और फिर 2 और 4 फिर 24 बार में कट जाएगा। फिर 8 से काटेंगे 8 2 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 8 यानी 8 या 24 और 4 0 यानी 8 5 40, यानी पर क्या हो जाएगा 235 हो जाएगा। 133 से काट देंगे 7 बार में, यूनिट डिजिट से पता चल गया। 7 से अब गुना करो, 7 5 35 और 3 7 21 और 21 3 24 और 2 7 2 14 2 16, यानी 1645 रुपये फिर ए का इनकम होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समांतर पटरी पर चलती एक दूसरी 300 मीटर लंबी ट्रेन को 50 सेकंड में पार करती है, तो पहली ट्रेन की लंबाई मीटर में बताओ क्या होगा। तो जल्दी से बताओ। अब देखो समांतर पटरी पर चल रहा है यानी ओवरटेक इसको कर रहा होगा। जब ओवरटेक कर रहा है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं S1 माइनस S2, और ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपको पता है डिस्टेंस मेरा क्या होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। अब आपको दूसरे ट्रेन का लंबाई पूछा था, तो पहले स्पीड देख लो, एक आपका 66 का स्पीड से चल रहा है और एक आपका 30 का स्पीड से चल रहा है, यानी स्पीड क्या हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मैं पहले से ही आपका मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ, यानी 5/18 से गुना कर लेता हूँ। डिस्टेंस में आपका दोनों ट्रेन का लंबाई, तो एक ट्रेन का लंबाई आपको पता है 300 और दूसरा ट्रेन का लंबाई आपको निकालना है, जो मैंने x लिख लिया। तो इसको 50 सेकंड में पार कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, 18 से काटोगे 2 बार में, यानी 5 2 10 और 50 गुना 10 500, यानी 500 इक्वल टू 300 प्लस x, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी ट्रेन का लंबाई 200 होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 मीटर स्क्वायर दिया गया है, जबकि समांतर भुजाओं का बीच की दूरी 12 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 6 मीटर लंबा है तो दूसरी समांतर भुजा का लंबाई बताओ क्या होगा। यानी क्या बोल रहा है कि कोई आपका एक ट्रेपीजियम है जिसका आपको यहाँ पर आपको क्या बोला है, एक ट्रेपीजियम है जिसका आपको एरिया दे रखा है कितना, 60 मीटर स्क्वायर दे रखा है, एरिया दे रखा है 60 मीटर स्क्वायर। साथ में क्या बोला, जबकि समांतर भुजाओं का बीच का दूरी 12 मीटर, यानी आपको यहाँ डिस्टेंस भी दे रखा है, दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस भी दे रखा है 12 मीटर का।
फिर क्या बोला, यदि समांतर भुजाओं में से एक अगर 6 मीटर का लंबा है तो दूसरा समांतर भुजा बताओ क्या होगा उसका लंबाई। यानी अगर आपको एक का लंबाई अगर दे रखा है 6 मीटर का, तो आपसे इस वाले साइड का लंबाई पूछ रहा है, इस वाले साइड पूछ रहा। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एरिया आपको पहले से दे रखा था 60, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं आधा गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी एक साइड आपका 6 है और दूसरा साइड आपको निकालना है, यानी 6 प्लस x हो गया। और हाइट भी आपको दे रखा था कितना, 12 दे रखा था, और ये आपका 60 के बराबर होगा। सॉल्व करो, 12 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 2 10 हो गया, यानी 10 और ये 6 यहाँ हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। बोला है 1445 मीटर लंबे रस्सी को 14 एक समान टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी ये बताओ। तो देखो 1400 मीटर का कोई लंबा रस्सी अगर उसको काटा जा रहा है 34 के समान में हर एक टुकड़े को, तो पहले यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सारा आपका सेंटीमीटर में काटा गया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेक कर, मतलब कर लो चेंज। तो 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1445 हो जाएगा। अब 34 का समान टुकड़ा चाहिए तो 34 से इसको डिवाइड कर लो, तो 17 से पहले काटते, 17 2 34 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 अठे कितना हो जाएगा मेरा 136, तो यहाँ पर 8 बार में कट गया, और 136 मतलब 4 और 4 85, यानी 5 बार में कट जाएगा, यानी 2 से काट लो फिर से, तो 42.5, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका एक डेटा इंटरप्रिटेशन है, सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोला नीचे दिए गए पाई चार्ट एक वर्ष में एक खेत में पकड़े गए चूहों का प्रतिशत दर्शाता है। सभी माहों में पकड़े गए चूहों का कुल संख्या 1,60,000 है। देखो बताओ, इसमें बता रहा है कोई खेत में चूहा पकड़ने का प्रतिशत को दर्शा रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये आपका जनवरी में 25% चूहा पकड़ाया था, दिसंबर में 10%, मार्च में 25% और जून में आपका 40%। ठीक है, ये 10% लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दिसंबर माह में कितने चूहे पकड़े गए थे बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दिसंबर माह में अगर 10% चूहा पकड़ा गया है, टोटल चूहा अगर 1,60,000 पकड़ा गया, तो दिसंबर महीने में पूछ रहा है, तो 10% निकाल दो 1,60,000 का, यानी 16,000 चूहा पकड़ा गया है दिसंबर मंथ में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। बोला गया है कि एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्य 22 है, जबकि समूह के सभी संख्याओं को मिलाने पर कुल मध्य 26 प्राप्त होता है। यदि 5 सबसे छोटी संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का मध्य 28.5 हो जाता है। तो समूह में कुल कितनी संख्याएं थी ये आपको बताना है। अब जैसा चाहो वैसा बनाओ, बेसिक से मन है तो बेसिक से बना लो, मगर जरूरत नहीं है, बेस्ट है कि आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक समूह का 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्य 22 है, यानी 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्य अगर आपको 22 दे रखा है, फिर क्या बोला था, जबकि समूह के सभी संख्याओं को मिलाने पर कुल मध्य 26 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 5 सबसे छोटी संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का मध्य 28 28.5 हो जाता है। तो इसका मतलब अब कितने नंबर है मुझे नहीं पता, तो मैं x मान लेता हूं, और इन सब का मध्य आपको दे रखा है 28.5, और मिलाने से मध्य कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा। तो बस अब एलिगेशन लगा दो, 26 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ पर क्या होगा 2.5, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, और ये आपका 8 बार में, यानी जो आपका संख्या होगा इसी रेशियो में आपके संख्या होंगे, इसी रेशियो में अब आपके संख्या होंगे। तो क्वेश्चन में आपको पहले से दे रखा था यहाँ पर 5 नंबर है, यानी ये 5 आपके 5 के बराबर होगा, यानी 1 रेशियो 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब 8 का मतलब क्या होगा 8 ही होगा। तो x का वैल्यू आपको पता चल गया 8, और यहाँ थे नंबर 5, यानी टोटल कितना हो गया संख्या 8 5 13, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। क्या बोला है, पानी के जमने पर इसके आयतन में 10.1% का वृद्धि होती है। इस बर्फ के पिघलने पर आयतन में होने वाली प्रतिशत की कमी की गणना करें। तो चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, बताओ। यहाँ पर बोला था आपसे निम्नलिखित में √3 का निकटतम अनुमान क्या होगा, ये आपको बताना था यहाँ पास।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। एक आपका √3 का पूछा गया था, एक आपका √2 का भी पूछा जा चुका है, और एक आपका शायद √5 का भी पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद तो आपका पूछा नहीं गया है, बट आपको मैं बता चुका हूँ 1 से लेकर 10 तक के वैल्यू कम से कम थोड़ा बहुत आप देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर √3 का वैल्यू का बात करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 1.73205081, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर √2 का पूछता है तो √2 का क्या होता है 1.41421356। ठीक है, तो ये होता है √2 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोल रहा है, संध्या और सुनंदा क्रमश y और x की ओर बिंदु x और y से रवाना होते हैं और एक ही मार्ग से यात्रा करते हुए रास्ता में एक दूसरे को मिलने के बाद संध्या को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे लगते हैं, जबकि सुनंदा को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। वे अपनी यात्रा शुरू करने के कितने घंटे बाद मिले। अब देखो, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टाइप के फॉर्मेट में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। एक तो आपसे इसमें टाइम पूछा है कि कितने घंटे बाद मिलेंगे वो लोग। कभी कभी आपको दोनों लोगों का स्पीड में से एक का स्पीड दे दिया जाता है और दूसरे का स्पीड आपसे पूछता है, ये दूसरा टाइप का हो गया। और तीसरा टाइप का आपसे पूछता है क्या कि टोटल डिस्टेंस कितना था उन लोगों के बीच में, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो टोटल 3 ही टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपके तैयार होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पास, अगर मैं तीनों को अगर एक बार जल्दी हल्का से बता दूं तो क्या होता है, जैसे कि देखो ये कोई प्लेस है और ये कोई प्लेस है। ठीक है, यहाँ से दोनों एक ही समय पर निकल रहे हैं, तो दोनों को मिलने के बाद, ठीक है, ये मान लो इस जगह पर इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब मिलने के बाद आपका किसी मतलब यहाँ पर मिल लिया, मिलने के बाद फिर एक को यहाँ से जाने में इसको 13.5 घंटा का समय लग रहा है, और फिर इसको जो यहाँ से मिला इसको यहाँ तक जाने में आपका 30 घंटे का समय लग रहा है। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा, वो अपनी यात्रा शुरू करने के कितने घंटे बाद मिले, यानी यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो देखो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर उन लोगों को कितने समय मिले हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या बनता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है √T1 × T2। ठीक है, दोनों लोगों को जो भी मिलने के बाद दोनों लोगों को जो भी टाइम लगा है अपने गंतव्य तक पहुंचने में, उन दोनों का स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, वो टाइम आपको निकाल के देगा। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 का तो 30 हो जाएगा, और 13.5 का मतलब मैं 27/2 लिख सकता हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। 2 से काटेंगे तो 15 बार में ये कट जाएगा। अब 15 अगर यहाँ पास है तो रूट में ध्यान दीजिएगा 27 मतलब क्या होता है 27 मतलब, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये 15 × 27 मतलब क्या होता है 9 × 3, और यहाँ 15 मतलब क्या होता है 5 × 3। तो ये क्या होगा 9, 3 बन के बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और ये 2 तो 3 भी आपका 3 बन के बाहर निकल जाएगा, और ये 5 आपका रह जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा 9√5 घंटे बाद मिलेंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीका से। अगर उसी में से किसी एक का स्पीड दे दिया जाता है, सेम कंडीशन में अगर किसी एक का स्पीड दे दिया जाता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पास आपका S1/S2 = √T2/T1। ये भी आप लोग जानते होंगे। ये दूसरा हो गया, जब आप किसी 2 लोगों में से किसी एक का स्पीड अगर दे दिया जाए तो दूसरे का स्पीड आपसे पूछता है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और एक आपका अगर टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होता है फिर मेरा S1 × T1 + S2 × T2। ये हो गया तीसरा कंडीशन। बस इसी 3 कंडीशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं बनते। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर हुआ तो मैं ये वाला जरूर कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, पूरा डिटेलिंग में। तो चलिए इसी के साथ मेरा आज का ये भी सेट आपका खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। हर एक क्वेश्चन को हर एक टाइप से बनाने की कोशिश करो। ट्रिक का पीछे मत पढ़ो। ट्रिक का पीछे अगर जनरली अगर आप पीछे पढ़ रहे हो तो वो कुछ भी कारगर आपके लिए साबित नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, ट्रिक सिर्फ बोलने में अच्छा लगता है, थोड़ा देर के लिए आप करते हो तब तक अच्छा लगता है। ठीक है, वो एग्जाम में आप जब आप इतना प्रेशर में हो तो कि आप ट्रिक भी भूल जाते हो सब चीज़। ठीक है, ट्रिक बेसिकली कुछ होता ही नहीं है, ऑल अबाउट इस फॉर्मूला से ही डिराइव होकर आपका ट्रिक बनता है, जिसको लोग ट्रिक का नाम देते हैं। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और अभी तो मैं टेलर ही आपको दिखाया हूँ। अभी तो आने वाले दिनों में और सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे और कॉन्फिडेंस आप लोगों का अंदर में और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो बस आप लोग अपने तरफ से प्रैक्टिस करो जितना हो सके। और फर्जी का मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्जी का घूमना बंद कर दो। ठीक है, इधर से उधर अगर आप करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। मुझे लगता है आप सब कुछ अब तक
पढ़ चुके हो, केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको और पढ़ना बच गया है तो पढ़ते रहो अपने हिसाब से, जितना दिन तक आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।